पहला प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। गाइज, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। गाइज, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसी प्रश्न को यहाँ पे घुमा के पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। जब हम सब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज लेके आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये फोकसांतर लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है। तो फिलहाल याद रखना है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। गाइज, अभी जो 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखे थे उसी प्रश्न को उलट के पूछ दिया गया है। वहाँ पे क्षमता दिया हुआ था और फोकसांतर पूछ रहा था, और इस प्रश्न में फोकसांतर दिया हुआ है और उसकी क्षमता पूछ रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर लेंस की क्षमता 2D थी। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायोप्टर। डी का मतलब होता है डायोप्टर। तो हमारा 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +2D। अगला प्रश्न है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ये पहले 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता था, बट अभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब यहाँ पे उसके चिन्ह के बारे में पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब हम नॉमेरिकल हम लोग प्रश्न करेंगे तो उसमें इसका काफ़ी यूज होने वाला है। अब अगला प्रश्न है जो काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं कुछ छात्र, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी और अपसारी में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप सदैव याद रखेंगे कि उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? हम लोग इससे पहले प्रश्न में आपको बताए हैं कि अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मिट्टी क्योंकि अपारदर्शक होते हैं, तो निश्चित रूप से मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप लोग से एक प्रश्न भी पूछा जाता होगा कि हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक और प्रश्न इस पे पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जितना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा उसका फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा, तो वो दूर की वस्तु का भी उसमें प्रतिबिंब बना देगा। तो इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो इस 16 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब के निकट मुड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल होता है और नेत्र भी उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। यह भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है, तो हम लोग उसमें भी उत्तल लेंस ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाता है? थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण पर छोटा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण वो दूर की प्रतिबिंब को भी बना लेता है, जिस कारण पीछे से आती हुई दूर से जो बराबर R/2। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2F। तो यहाँ पे F दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 × 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब अगला प्रश्न है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, आपतन कोण। और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे टाइपिंग करने में कुछ
मिस हो गया है, यहाँ पे त नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बनता है, बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यह निर्धारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये परावर्तन के नियम से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो आंसर हो जाएगा ए सीधा, हो जाएगा इसका सीधा। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो होता है उसमें तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा, अवतल होगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको पता है हजामती के रूप में या दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। गाइज हम जल्द ही इसका वॉल्यूम 2 लेके आएंगे, तब तक आप इसको एक बार देखें और अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, और इसका वॉल्यूम 2 जल्द ही हम लेके आएंगे।